हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है पहचान। माँ, तुमने सिया भाभी का बैग देखा, कितना फूला हुआ है। पता नहीं क्या क्या भरकर ले जाती हैं उसमें कि बैग का चेन ही मुश्किल से बंद होता है। राशि ने सावित्री जी से फुसफुसाकर कहा तो पहले से ही भरी हुई बैठी सावित्री जी को और भी गुस्सा आ गया। क्या बोलूं बेटा, लगभग हर बार ऐसा ही होता है। जब भी यह मायके जाती है उसका बैग हरदम भरा हुआ रहता है। पता नहीं क्या क्या सामान यहाँ से भर कर ले जाती है और जब वहाँ से आती है तब बस बैग में सामान सिमटा हुआ रहता है। इसके मायके से थोड़े फल और बहुत हुआ तो मिठाई, इसके अलावा कभी कुछ नहीं आता है। अब इन्हें सिया कैसे समझाती कि उसके मायके से लाई हुई चीज़ों को माजी और राशि डाउन मार्केट कहकर एक किनारे कर देती हैं। इसलिए सिया ने अपने मायके में माँ बाबूजी को मना कर दिया था कि मेरे ससुराल वालों के लिए कपड़े और कोई सामान वगैरह ना दिया करें, क्योंकि वो लोग ब्रांडेड चीज़ें ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत हुआ तो फल, मेवे और मिठाई दे दिया करें, वो भी बड़ी दुकान से। इसके पीछे और एक दबी ढकी बात यह भी थी कि एक बार सिया ने खुद देखा था कि उसके मायके से लाए हुए कपड़ों को सिया के सामने ही घर की काम वाली को दे दिया था। बस तभी से वह अपने मायके से किसी के लिए कपड़े वगैरह नहीं लाती थी। तभी सिया के कान में अपनी ननद की आवाज़ पड़ी, अभी पिछले सप्ताह ही तो भाभी मायके गई थी ना, फिर इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। आज राशि ने जैसे माँ के गुस्से को भड़काने का प्रण ले रखा था। वहीं तो मैं तो पहले ही कहा करती थी कि संदीप की शादी लोकल लड़की से मत करो, पर तब तो मेरी किसी ने एक ना सुनी। अब भुगत तो मैं ही रही हूँ ना। सावित्री जी के मन में पता नहीं कब का गुस्सा एक साथ फूट पड़ा था। अरे, इस घर से सामान लेकर अपने मायके पहुँचा आती होगी। और क्या, गरीब माँ बाप हैं, उनके लिए तो यह बेटी ही सब कुछ है। बाकी भाई बहन तो अभी छोटे ठहरे, क्या पता बैग में चावल दाल मसाले अचार सब भरकर पहुँचा देती हो। एक बार इसका बैग खोलकर चेक करना पड़ेगा। इधर सिया सास बहू के बीच चल रहे वार्तालाप से अनभिज्ञ जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाने में लगी हुई थी, पर सास ननद की यह बात सुनकर उसके हाथ रुक गए और आंखें सजल हो गईं। मन किया कि अभी जाकर सास ननद को कुछ सुना दे या तुरंत मायके चली जाए, पर वह अकेले इस तरह मायके जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ भी वह शर्त से बंधी हुई थी। क्योंकि उसकी सास का हुक्मनामा था कि घर की बहू यूं मुँह उठाकर मायके ना चली जाए, बस उसके मायके से कोई उसे लेने आए तभी वह मायके जाएगी। इसलिए उसके मायके थोड़ी देर में उसे लेने उसका छोटा भाई आने वाला था। उसके लेने आने के बाद ही वह मायके जा सकती थी, नहीं तो उसके सास के प्रवचन शुरू हो जाते कि बहू को मायके से लिवाने कोई आता जाता ही नहीं है। इसलिए उसने अपने मायके में कह रखा था कि जब भी उसे आना हो तो किसी को ज़रूर भेजना। सिया के पापा तो इस वक्त ऑफिस में होते थे और छोटा भाई अमन साइंस का विद्यार्थी था। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक उसके प्रैक्टिकल का क्लास होता था। उसके बाद ही वह अपनी बहन को लेने आ सकता था। दरअसल अगले दिन सिया की बहन की सगाई थी, वह सिर्फ एक दिन पहले जा रही थी। उसने बहुत मुश्किल से अपनी सास को मनाया था कि वह इस बार मायके में एक दिन रहकर कल आएगी। तो सास सावित्री जी ने भी अपनी सासगिरी दिखाते हुए हुक्मनामा जारी कर दिया था कि बहू, तुम रात के लिए खाना बनाकर जाना और अगले दिन के लिए सब्जी काट कर फ्रिज में रख देना। राशि से ज़्यादा काम हो नहीं पाएगा, इसलिए रसोई का ज़्यादा काम निपटा कर जाओ। हम कल शाम को सगाई में आएंगे, तब तुम भी हमारे साथ चली आना। पर माँ जी, वहाँ भी कल बहुत काम होगा। कल अगर मैं सगाई के तुरंत बाद आ जाऊँगी तो कुछ काम रह जाएगा, क्योंकि वहाँ भी भाभी अभी प्रेग्नेंट हैं और मेरी छोटी बहन रिया से ज़्यादा काम संभलता नहीं है। माँ अकेले कितना करेंगी, तो कुछ काम मुझे भी करना पड़ेगा, इसलिए मुझे कल रात भी मायके में रुकना पड़ेगा। इतना सुनना था कि सावित्री जी का भुनभुनाना चालू हो गया। लो कर लो बात, अजीब बात है। अब घर में लोकल बहू होने का क्या फ़ायदा हुआ भला। जब तुम भी 3-4 दिनों के लिए मायके जाने लगोगी तो संदीप के लिए तो वह अहमदाबाद वाला रिश्ता ही ठीक था ना। अरे भाई, बगल में मायका है, सुबह जाओ और शाम में आ जाओ, यह तो एक अलग मुसीबत है। थोड़ी बहस के बाद सिया के पति और सावित्री जी का बेटा संदीप ने ही आगे बढ़कर एक समझौता कराया कि ऐसा करते हैं माँ कि सगाई के बाद राशि आप और बाबूजी घर आ जाएंगे, सिया देर रात तक मेरे साथ आ जाएगी। अंततः सावित्री जी मान गईं। एक तो संदीप की बात तर्कसंगत थी और दूसरी वह बेटे की नज़र में बुरी नहीं बनना चाहती थी। इस बहस के बाद सिया का मायके जाने का चाव बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अब वह बिल्कुल एक रस्म निभाने जा रही थी। सारा उत्साह, सारी खुशी तो उसकी सास लील गई थी।
अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी उसे मायके जाना होता तो उससे उम्मीद की जाती थी कि उसका लोकल मायका है तो 2-3 घंटे के लिए जाए और जल्दी वापस आ जाए। उस पर भी त्योहार में भी सुबह से शाम से ज़्यादा उसे वहाँ रहने की इजाज़त नहीं मिलती थी। ऊपर से तुर्रा ये कि सास उम्मीद करती थी कि वह 2 दिन के लिए भी मायके जाए तो उपहार, कपड़े, मिठाई वगैरह लेकर आए। अपनी सास की दोहरी मानसिकता से बहुत परेशान थी सिया, लेकिन संदीप उसे बहुत प्यार करता था। संदीप के पसंद की वजह से ही वह उस घर की दुल्हन बनी थी और कदाचित यह बात उसकी सास को खटकती थी और वह उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि दहेज देने वाली अहमदाबाद की गीता को छोड़कर संदीप ने सिया से शादी करने की सोच कर ली थी। खैर, यह तो एक अलग मसला था। दूसरा मसला तो यह था कि लोकल बहू होने की वजह से सिया अपने मायके में बिल्कुल नहीं रह पाती थी और उस पर यह भी इल्ज़ाम लगता था कि वह कुछ सामान अपने मायके पहुंचा देती थी, जबकि हकीकत तो यह थी कि सिया के मायके का मकान 2 मंजिला था। घर की बड़ी सी छत पर उसके कपड़े धूप में अच्छे से सूख जाते थे। ससुराल में फ्लैट की बालकनी में तो सारे कपड़े ठीक से सूख ही नहीं पाते थे, तो अपने कपड़े लेकर सिया मायके जाती थी, जिसे उसकी सास और ननद सोचते थे कि वह ससुराल से सामान लेकर मायके पहुंचा देती है। खैर, अब सिया के हाथ तेजी से चल रहे थे, क्योंकि उसे थोड़ी देर में ही मायके के लिए रवाना होना था। पर उसके मन में इस बात का बहुत दर्द था कि उसका मायका लोकल होने की वजह से उसे मायके में ज़्यादा दिन रहने का अवसर नहीं मिल पाता था। वो कहते हैं ना कि एक स्थिति बहुत दिन तक नहीं रहती, वक्त बदलता है। कुछ सालों बाद सिया के बड़े भाई का तबादला बेंगलुरु हो गया और इस बीच सिया के पिता रिटायर्ड हो गए और छोटा भाई इंजीनियरिंग करने के लिए कुरुक्षेत्र चला गया। सिया के माता पिता अपने बेटे के आग्रह पर उनके पास जाकर बेंगलुरु में रहने लगे। अब पासा पलट चुका था, क्योंकि अब उसका मायका लोकल नहीं रहा था। उसे जब अपने माता पिता से मिलने जाना होता तो लखनऊ से बेंगलुरु जाती और कम से कम 7-8 दिन रहकर ही वापस आती थी। अब उसकी सास भी कुछ नहीं कह पाती थी। कहती भी तो क्या, बेंगलुरु कोई लोकल तो था नहीं जो सुबह जाकर सिया शाम को वापस आ जाए। और राशि की भी शादी हो गई थी। सास ससुर अब पहले से वृद्ध हो गए थे। सास का पारा अब पहले की तरह गर्म नहीं रहता था। वक्त और ज़रूरत ने उन्हें भी विनम्र कर दिया था और इन सालों में सास बहू ने एक दूसरे को पहचाना भी था। पहले उसकी सास जहां सिया के लोकल मायका होने का ताना देती थीं, अब बार बार यही कहा करती थीं कि अच्छा था कि तुम्हारा मायका लोकल था, कम से कम तुम सुबह जाकर शाम को तो आ जाती थी। अब तो 7-8 दिन के लिए जाती हो तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। सुनकर सिया सिर्फ मुस्कुरा देती और सोचती, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अब कभी भी सिया की सास उसके बैग के भारी और भरे हुए होने पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उसे पता था कि वह घर की बहू है और एक बहू मायके और ससुराल दोनों जगह का मान रखती है। वैसे सिया की सास में यह बदलाव अचानक नहीं हुआ था और ना ही रातों रात कोई चमत्कार हुआ था। हुआ यह था कि राशि की शादी भी लोकल में ही हुई थी, उसकी ससुराल भी स्थानीय थी और जो समस्या कल सिया झेला करती थी वहीं आज उनकी बेटी राशि झेल रही थी। बेटी के दर्द से गुजरकर उन्हें अपनी बहू का दर्द समझ में आया था। बहरहाल, बदली हुई परिस्थिति में कोई सकारात्मक बदलाव में एक प्यारा सा बदलाव भी था। वह था सिया का बेटा मोनू, जो अपनी दादी का भी प्यारा था और नानी का भी। बच्चे तो साझा होते हैं और उनकी मुस्कुराहट सबके लिए होती है। एक तरफ जहां सिया का लाडला अपनी दादी की गोद में किलकता था, वहीं अपनी नानी की गोद में भी खिलखिलाता था। सिया ने अपनी सास के साथ सामंजस्य उठाते हुए जिंदगी के नए ठौर के बारे में अपने कदम बढ़ाने का सोच लिया था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।